हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसमें हमने आवर इन्वायरमेंट के स्टार्टिंग चैप्टर पढ़े हैं। 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किए हैं। वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमें वहाँ पे ही रुकना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस या यूपीएससी से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, पीसीएस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक पावरफुल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे कोई भी अपने अब नए वीडियो को, ताकि हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहे जिसकी वजह से हम जिसका यूज़ करके हम यूपीएससी की पढ़ाई कर सके आराम से। क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर की एनर्जी लो हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा थिंक करने लगते हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक पावरफुल कोट के साथ आपसे आऊँगी। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा कर के लिंक पे हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी कवर कराएंगे यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पहले ही अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में एकदम अच्छे से, आप कोई भी अटैम्प्ट में हो, अगर आप 12 के बाद पढ़ना चाह रहे हैं, 11 10 के बाद पढ़ना चाह रहे हैं, आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए आपको, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स में आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, अपने ड्रीम जॉब को पा सकें। तो चलिए, इस पावरफुल कोट जो आपके सामने है, विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। विनर वो नहीं है जो कभी फेल ही नहीं हुआ। हम बोलते हैं ना, विनर वही है जो पास हो गया। नहीं, विनर वो है ही नहीं जो फेल नहीं हुआ। फेल तो एक कंडीशन है, फेल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। फेल एक स्टेप है कि हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। बट जिन्होंने क्विट नहीं किया वो विनर है। जिसने क्विट कर दिया कि बस मैंने अपनी हार मान ली, वो लूज़र है। और जो विनर होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, अपनी फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जितने, अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी अटेम्प्ट हो, तो अगर आपने क्विट नहीं किया, इसका मतलब आप ऑलरेडी विनर हैं। इस माइंडसेट से आपको पढ़ना चाहिए, अपनी गलतियों पे काम करके आगे बढ़ना चाहिए। देन सक्सेस हमारी ज़रूर होगी और हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, अगर हम अपनी कमियों पे ध्यान दें। क्विट नहीं करना है, क्योंकि जिसने क्विट किया वो लूज़र है, और जिसने फेल होके भी हार नहीं माना, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ गया, वो इंसान विनर है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के बचे हुए चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 4 में हमने एयर के बारे में पढ़ी थी, उसकी लेयर के बारे में पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ के रूप में आप समझिएगा। क्योंकि सभी यूपीएससी टॉपर रिकमेंड करते हैं कि अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा बुक है एनसीईआरटी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। बट हम सभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है हमें, हम सभी एनसीईआरटी के नाम से ही डर जाते हैं। बट हमें कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना है, कुछ बुक्स से पढ़नी है, और कुछ चीज़ों को छोड़ देना है। तो हम उसी हिसाब से एज आ गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी को हम कवर कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वाटर क्राइसिस क्यों हो रही है, और वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सेफ कैसे कर सकते हैं। सॉरी। Terrarium. It is an artificial enclosure for keeping small house plant. जब हम जो घरों में प्लांट्स लगाए जाते हैं उसे हम टेरेरियम कहते हैं। When you think of water, what image comes to your mind? क्या आती है? The sun heat cause evaporation of water into vapor. सन की हीट की वजह से वाष्प बनती है वाटर की, जिस जो वाटर वाष्प बदल करके वेपर में बदल जाती है, गैस, वाटर वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब
वाष्प जो बनी हुई है कूल डाउन होती है, इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड, और ये एक साथ मिलकर के क्लाउड बनाती है। व्हेन देयर इज़ मिनी फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड स्लीट, जब ये बहुत सारे क्लाउड बन जाती हैं, बहुत हैवी हो जाती है, वाटर वेपर से भर जाती है, तो बारिश के रूप में वो बारिश के रूप में, स्नो के रूप में और स्लिट के रूप में अर्थ पर आती है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपने अपने घर में एक गैस पे कुछ पानी बॉईल करने के लिए रख दिए, उसको ढक दिया। ढकने के बाद क्या होता है कि जब हम ढक्कन उठाते तो उसमें से पानी गिरती नीचे। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले गर्म करने से पानी हीट हुई, हीट होकर वेपर में बदली, वेपर में जब वो ऊपर जाके ठंडा होती है तो वो वाटर ड्रॉप्स के रूप में बदल जाती है और फिर ज़मीन पे आती है। ये एक वाटर साइकिल है, यहाँ आप आराम से देख सकते हैं। इस फिगर को भी आप अपने कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा। टेरेनियम मतलब जो घर में प्लांट पौधे लगाए जाते हैं। ये है वर्ल्ड मेजर सी लेक रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरल सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गंगा, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, लेक विक्टोरिया, अमेजॉन रिवर, कैरिबियन सी। इस तरह से आप देख सकते हैं सॉल्ट लेक सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? सबसे ज़्यादा तो पानी है सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर की, जो 97.3% है, और जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 3% मान के चलिए आप। उसमें भी आइस कैप जो ग्लेशियर है उसमें 2% पानी सब जमा है जिसे हम नहीं पी सकते। फिर ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा है 6-8। फिर फ्रेश वाटर, ये यूपीएससी में पूछी गई थी कि सबसे ज़्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो किस में है, तो ग्राउंड वाटर में फ्रेश वाटर मिलती है जो सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर रखी हुई है। सैलिनिटी इज़ द, सैलिनिटी क्या है? 100 ग्राम्स वाटर में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिल रहा है, उसे हम सैलिनिटी कहते हैं। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल रूप में है, वो बहुत ज़रूरी है वाटर हमारे लिए। पानी, सिर्फ पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी प्यास को बुझा सकती है। कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं है जो हमारी प्यास को बुझा सके, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। द वाटर यू ड्रिंक, यहाँ पे बहुत सारे वाटर के बारे में बताए हुए हैं, प्रॉब्लम्स, कितनी इम्पोर्टेंट है वाटर। फिर ओशियन सर्कुलेशन, जो ओशियन सर्कुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड्स टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वे। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जहाँ पे वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए ये सब बताई जाती हैं। देयर इज़ सम ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore, the wet sand, and on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the wave. Everything is so fascinating. Unlike the calm water of pond and lake, ocean water keep moving continuously. It is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as wave, tide, current. जो लेक और पॉन्ड की वाटर है वो स्टिल वाटर है, वो मूव नहीं करती है इधर से उधर। रिवर वाटर थोड़ी मूव करती है रहती है, बट जो पॉन्ड है और लेक है वो मूव नहीं करती है। जबकि ओशियन वाटर जो है वो मूव करती है, वो वेव, टाइड और करंट के रूप में मूव करती है। इसलिए जब भी हम सी शोर पे जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे सी बीच हो गई, वहाँ पे हवा जो चलती है, उस वजह से हम बहुत अच्छा फैसिनेटिंग फील करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि वेव क्या है। जब कोई भी बॉल को हम पानी में डालते हैं तो उसकी लहरें
उसे हम वेव कहते हैं। वो बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। और वेव जब बड़ी होती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ये सुनामी आपने पढ़ा होगा कि 2004 में बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। 26 दिसंबर 2004 को बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, जिसने जो अंडमान निकोबार की इंदिरा पॉइंट है उसे सबमर्ज कर दिया, डुबा दिया। तो जब बहुत बड़ी वेव हो, स्पेशली जब अर्थक्वेक समुंदर में आती है, उस वजह से जो लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं उसे हम सुनामी कहते हैं, जो कोस्ट पे आके बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत ही डिस्ट्रॉय करती हैं। जान माल का खतरा होता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, घर बार को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, तमिलनाडु कोस्ट पे सुनामी के डिस्ट्रक्शन। टाइड है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड टाइड। दिन भर में जो रिदमिक फॉल और राइज आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, पानी घट रहा है, उसे हम टाइड कहते हैं। इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट। जब पानी बढ़ती है ओशियन में उसे हम हाई टाइड कहते हैं, जब पानी फॉल हो जाती है उसे हम लो टाइड कहते हैं। ये मेनली मून सन की ग्रेविटेशन के ऊपर बेस है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड। सन और मून द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा टाइड जो अर्थ सरफेस पे बनती है उसे हम टाइड कहते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से आप देख सकते हैं स्प्रिंग टाइड कब होती है? मून एंड अर्थ आर इन अ सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट, दिस टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। जब स्प्रिंग टाइड होती है तो मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। नीप टाइड क्या है? ओशियन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोज डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड। जब लो टाइड होती है तो उसे हम नीप टाइड कहते हैं, जब नीप टाइड के समय लो टाइड आती है। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड इम्पॉर्टेंट है नेविगेशन के लिए। जो राइज सी वाटर बढ़ जाती है शोर पे, उसका नेविगेशन में हेल्प होती है। हाइवर मोर इजली अपने जगह पे पहुंच जाती है। हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड के समय बहुत सारी फिश कोस्ट के पास आ जाती हैं, जिससे फिशिंग में हेल्प मिलती है। ओशियन करेंट। ओशियन करेंट मेनली दो तरह के होते हैं, वार्म और कोल्ड। Ocean current are a stream of water flowing continuously on the ocean surface is definite direction. The ocean current may be warm or cold. Ocean current cold भी हो सकती है, warm भी हो सकती है। जो warm ocean current है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है, जो cold current है वो पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। Lewardo ocean current is cold current, while the Gulf Stream is warm current. The ocean current influences the temperature condition of the area. Warm current bring about warm temperature over land surface. ये दोनों ही करंट आसपास के एरिया को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर कोल्ड करंट बह रहा है तो आसपास के एरिया में कोल्डनेस आएगी, अगर वार्म करंट बढ़ फैल रही है तो आसपास के एरिया में या एनवायरनमेंट में वार्मनेस आएंगी। जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं तो वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनती है। यहाँ पे आपको करंट दिख जाएंगे, जो रेड मार्क से हैं वो वार्म करंट है, जो ब्लू मार्क से हैं वो कोल्ड करंट है। आप इसे फिगर अपनी कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा और ये काम आज के आज ही कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के एग्ज़ाम के लिए। World sea around Japan and the eastern coast of North America are such example. The area where a warm cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी कॉपी में आज के आज ही बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, जिसमें चैप्टर इन्वायरमेंट का है,
ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कैसे ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। यू हियर, आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरियस पार्ट ऑफ दुनिया के पूरे दुनिया से वैरायटी लोग, कैसे इनके कपड़े हैं, कैसे इनकी वेशभूषा है। In this picture, Renuka, you can see people from different part of the world, some from dry desert, frozen land, some from hot, wet rainforest. इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग डेजर्ट से हैं, कुछ लोग फ्रोजन लैंड से हैं, कुछ लोग रेन फॉरेस्ट एरिया से दिखाए गए हैं। तो लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, यहाँ पे एक पार्टिकुलर एरिया में कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में बताया गया है, जो कि आपके प्री और मेंस के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको एज ए एग्ज़ाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं। जैसे अमेजोन बेसिन जो है 10 नॉर्थ और 10 साउथ डिग्री में स्थित है, जो इक्वेटोरियल रीजन में आती है। इस वजह से यहाँ पे जो वेदर है वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली जगह आती है। ये यहाँ पे बहुत सारे सी बारिश होते हैं। अटलांटिक ओशियन टू सी, यहाँ पे अमेजोन जो फ्लो होती है वो माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक ओशन में गिरती हैं। इस तरह से आप जो कि अमेजोन बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला से जाती हैं। इस तरह से ये आप एरिया देख सकते हैं कि अमेजोन बेसिन कहाँ कहाँ से अमेजोन रिवर जा रही है। ट्रिब्यूटरीज मतलब मैंने बता ही दिया था कि जब स्मॉल रिवर आके मेन रिवर में मिलती है उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्लाइमेट, अमेजोन बेसिन की जो क्लाइमेट है डायरेक्टली ऑन इक्वेटर कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इक्वेटर पे होने की वजह से वहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट है, मतलब वहाँ पे नमी ज़्यादा है क्लाइमेट में, फील स्टिकी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे। रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे जो पेड़ हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, तो इस वजह से सन रे नीचे ज़मीन तक अर्थ तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, मंकी, स्लोथ, एंड ईटिंग टैपिड्स, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, ये सब अबंडेंस मात्रा में पाए जाते हैं। एनोकोंडा, बोआ, कॉन्स्ट्रिक्ट, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। तापीर, फिश, पिराना फिश भी यहाँ पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में पीपल कैसे रहते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्री इन द फॉरेस्ट वाइल मेन हंट एंड फिश along द रिवर, वोमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप। यहाँ पे जो मेल है वो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, मतलब फ़िश को हंट करके लेके आते हैं और फिशिंग करते हैं रिवर से। और जो वोमेन्स है वो मेनली क्रॉप का काम करती हैं, एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न, वो स्लैश एंड बर्न मीन्स एक एरिया में वहाँ पे काट करके उस जिसे काटे हैं वे कल्टीवेशन लैंड फ्रॉम कटिंग एंड स्लैशिंग डाउन द ट्री, फिर उस बुश को जो झाड़ी है उसे फिर जला देते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन रिलीज हो जाता है सॉइल में। इस तरह से वो फार्मिंग करते हैं, कुछ सालों बाद उस लैंड को छोड़ के चले जाते हैं, फिर से वैसे ही करते हैं स्लैश और बर्न, उसे इकट्ठा करके जो बुश है उसे जला करके फिर से वो क्रॉपिंग के लिए लैंड को तैयार करते हैं। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, ये एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हैं। लाइफ इन अ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आपको यहाँ पे फिगर में दिख रही है, ये यहाँ की लाइफ बताई हुई है। अभी जो हमने पढ़ा वो थी अमेजोन बेसिन, वहाँ की लाइफ अलग है, लोग अलग हैं, वहाँ की मौसम अलग है। यहाँ की लाइफ, यहाँ के लोग, यहाँ के फूड, ये सब अलग होंगे। ये एज एग्ज़ाम्पल ही आप यूज़ कर सकते हैं। हिमालय से लेकर के सुंदरबन डेल्टा तक ये फैला हुआ एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र का रीजन। ऑक्सबोल लेक डॉट द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में ऑक्सबोल लेक आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे, यहाँ पे मानसून क्लाइमेट प्रिवेलेंट होती है, डोमिनेट करती है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ टोपोग्राफी है, बहुत सारे आपको
टोपोग्राफी दिख जाएंगे, कहीं प्लेन, पहाड़, प्लेटू, ये तीनों आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो है वीट, मेज, सोरगम, ग्राम। यहाँ पे कैश क्रॉप भी होती है, शुगर केन, जूट ऑल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरिया, जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम में टी होती है। सिल्क प्रोड्यूस होती है सिल्कवर्म द्वारा बिहार और आसाम में। इस तरह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, मेन खान पान, ये आप देख पा रहे हैं। फिर उत्तराखंड में बहुत सारे वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल मिलते हैं, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मोंकी, ये सब कॉमन है। वन हॉर्न राइनो मिलती है ब्रह्मपुत्रा प्लेन पे। फिर यहाँ पे ये ब्लाइंड डॉल्फिन भी मिलती है। फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड शुशु। शुशु मीन्स ब्लाइंड डॉल्फिन। इस तरह से आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये एज एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ की कंडीशन। हमारा नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है द लाइफ इन द डेजर्ट। इस चैप्टर में हम जो डेजर्ट में कैसे जीवन यापन चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं, कैसे डेजर्ट में रहना पॉसिबल है। डेजर्ट इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है और लो टेम्परेचर भी होती है, और वहाँ पे वेजिटेशन की भी क्राइसिस है उस जगह पे, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। चैप्टर 5 में आपने वाटर की मतलब समझ लिए कि कैसे प्लांट, एनिमल, पीपल सभी को वाटर चाहिए ही चाहिए, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हॉट डेजर्ट सहारा, इसमें हमने इसके पहले दो पढ़े, अमेजन बेसिन, ब्रह्मपुत्रा गंगा बेसिन। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, जो सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका में लोकेटेड है सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट। ये 8.54 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, और जबकि अर्थ का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर फीट है। जो ये सहारा डेजर्ट है वो अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा यहाँ पे फैले हुए हैं। When you think of a desert, the picture that immediate comes to your mind is that of sand. But beside the vast stretch of sand that Sahara Desert is covered with, there are also great plain, elevated plateau, rocky surface. But ये जो हमें डेजर्ट में सैंड की याद आती है कि सैंड से डेजर्ट बना होगा, बट जो सहारा डेजर्ट है वो इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है कि यहाँ पे आपको तीनों टोपोग्राफी दिखेगी, प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, रॉक, चट्टानें। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सहारा डेजर्ट कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस एरिया में है, जो हमने पढ़ा दिया है। यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है, यहाँ पे पानी एकदम बहुत ही ना के बराबर होती है। टेम्परेचर 50 डिग्री जाती है डे के समय में, और नाइट के समय में ऑलमोस्ट फ्रीज करने वाली टेम्परेचर होती है, नियरिंग 0 डिग्री तक पहुंच जाती है। जो दिन में 50 सेंटीग्रेड मतलब इतनी ज़्यादा हीट है, नाइट में कम 0 तक पहुंच जाती है। मतलब एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे होती है क्लाइमेट। फ्लोरा फौना कुछ ही होते हैं, जैसे कैक्टस, पाम, आकासिया, ये सब मेन ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर एनिमल में कैमल, हाइनास, जैकाल, फॉक्स, स्कॉर्पियन, ये सब मेन यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्राइसिस है। यहाँ पे लाइफ बहुत ही मुश्किल है, हार्श क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब हो गए, वो गॉड, शिप, कैमल, हॉर्सेस को पालते हैं, उनको रेयरिंग करते हैं, बियरिंग करते हैं, उन्हीं की मतलब जो मिल्क है वो सबसे पीते हैं, उनकी मीट को यूज़ करते खाने के लिए, और उनका रोज़गार करते हैं। लेकिन बहुत ही हार्ड कंडीशन में वहाँ के लोग रहते हैं। डिप्रेशन आर फॉर्म वे, जब ऐसा जगह पे जहाँ पे सैंड
बहुत ही नीचे लेवल पे जाए और वहाँ पे थोड़ी सी पानी रहे तो वहाँ पे ओसिस बोलते हैं। उस एरिया में फार्मिंग करनी आसान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी दिखने लगती है, ग्राउंड वाटर। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalaya on the eastern side of Jammu and Kashmir, the Karakoram Range in the north and Jaskar Mountain in the south. अब हम हॉट डेजर्ट पढ़ लिए, सहारा डेजर्ट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे लद्दाख डेजर्ट के बारे में, जो कि कोल्ड डेजर्ट है, जो ठंडा डेजर्ट है। लद्दाख, ला मतलब माउंटेन पास, दाख मतलब कंट्री, जो एक ऐसी कंट्री है। ड्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में एक प्लेस है ड्रास, जो सबसे ही कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ पे। तो कोल्ड डेजर्ट के रूप में लद्दाख फेमस है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरी फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 इन काराकोरम। इतनी ऊंचाई तक लद्दाख स्थित है। यहाँ पे समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री एंड नाइट टेम्परेचर विल -30 डिग्री। समर में ये 0 डिग्री से ऊपर जाती है, बट ठंडी में ये -30 डिग्री के नीचे आ जाती है। और इतना जमा देने वाली, और विंटर में तो -40 डिग्री हमेशा ही रहती है। तो ये बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है। इसकी फिगर भी आपके कॉपी में होनी चाहिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। फिर लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खाप चना विच मीन स्नो लैंड। डेफिनेटली यहाँ पे स्नो ही स्नो रहती है, इसलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। फ्लोरा फोना बहुत ही कम होती है। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पर्स, देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस, स्ट्रब ऑफ फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। बस झाड़ियाँ वाड़ियाँ रहती हैं, ग्रासेस कुछ रहते हैं जिसे एनिमल्स खा पाएँ। यहाँ पे मेनली जो बर्ड सर्वाइव कर पाती हैं वो बहुत ही कम स्पीसीज होती हैं। रॉबिन, रेड स्टार, टिबेटियन स्नो कॉक, ये सब जो कॉमन बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स का नेम आप याद कर लीजिएगा, यूपीएससी में पूछी जाती है कि ये नेम क्या है। बर्ड, एनिमल, स्नेक, रिप्टाइल या एम्फीबियन, इस प्रकार आप इस नेम को अच्छे से पढ़िएगा। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नो कॉक, ये किसके नाम है? ये बर्ड्स के नाम हैं। फिर गॉड, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, ये सब एनिमल्स के पाए जाते हैं। जो एनिमल को पाला जाता है, किस लिए पालते हैं? मिल्क, मीट और इधर से उधर जाने के लिए। याक मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। जो याक का मिल्क है उसको चीज़ और बटर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम और बुद्धिस्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये नियर है क्या, तिब्बत और सेंट्रल एशिया के, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छा क्रिकेट बैट, उसकी लकड़ी मिलती है विलो ट्री वाली, और यहाँ पे सबसे अच्छा क्रिकेट बैट बनाया जाता है। समर सीजन में बुशी कल्टीवेशन होती है। फिर मनाली के बारे में है थोड़ा, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, बट एज अ एग्जाम्पल ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्लास 7 कंप्लीट किए, हमने क्लास 6 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।